नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम इस समय पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पूर्व दोस्तों हमने संपूर्ण व्याकरण जो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के आधार पर पढ़ी है। काव्य शास्त्र कंप्लीट पढ़ लिया है दोस्तों। अब हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जिसमें हम हिंदी साहित्य के चतुर्थ भाग या आपके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं दोस्तों। इससे पूर्व हमने तीनों पार्ट पढ़ लिए हैं। आधुनिक काल में भी हमने भारतेंदु युग कंप्लीट पढ़ लिया दोस्तों। अब हमारा दूसरा द्विवेदी युग चल रहा है। द्विवेदी युग के तहत भी हम पूर्व कक्षाओं में द्विवेदी युग का परिचय, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, और अब हम जो अपना आज की कक्षा उसमें पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के विषय में। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जैसे कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों, जैसा कि हर भर्ती परीक्षा में इनकी रचनाओं से संबंधित एक दो प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। तो आइए, आज का अपना टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और उनकी रचनाएं, या द्विवेदी युग की अनुशासन की धारा के कवियों में श्रेष्ठ कवि मैथिली शरण गुप्त। जैसा कि हमने पढ़ा है दोस्तों कि द्विवेदी युग का जो समय है 1900 से और 1920 ईस्वी तक है दोस्तों। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं में आज हमारे प्रमुख कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद मैथिली शरण गुप्त। पहले कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में हमने पढ़ा दोस्तों। अब दूसरे कवि मैथिली शरण गुप्त के विषय में देखिए। इनका जन्म काल 1886 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म काल 1886 ईस्वी। इनका जन्म स्थान गांव चिरगांव, जिला झांसी जो यूपी में पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ दोस्तों। इनका मृत्यु काल 1964 ईस्वी है दोस्तों। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुरु तथा इनके काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। तो इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुरु और काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1886 और मृत्यु 1964 में हुई दोस्तों। कई बार इनके जन्म को और इनके जन्म स्थान को लेकर अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चिरगांव जिला झांसी में 1886 में इनका जन्म हुआ दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी मौलिक काव्य ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, जिनमें से कुछ मुख्य रचनाओं के विषय में दोस्तों हम यहाँ चर्चा करते हैं। इनकी रचनाओं में रंगमय भंग 1909 ईस्वी की रचना है दोस्तों। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी की रचना। भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना। किसान 1917 ईस्वी की रचना। शकुंतला 1923 ईस्वी। पंचवटी 1925 ईस्वी। अनघ 1925 ईस्वी। हिंदू 1927 ईस्वी। त्रिपथगा 1928 ईस्वी। शक्ति 1928 ईस्वी। गुरुकुल 1929 ईस्वी। बिकट भट्ट 1929 ईस्वी। शाकित 1931 ईस्वी। यशोधरा 1933 ईस्वी। द्वापर 1936 ईस्वी। सिद्धराज 1936 ईस्वी। नहुष 1940 ईस्वी। कुणाल गीत 1942 ईस्वी। काबा और करबला 1942 ईस्वी। पृथ्वी पुत्र 1950 ईस्वी। प्रदक्षिणा 1950 ईस्वी। जय भारत 1952 ईस्वी। विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी और अर्जन और विसर्जन 1957 और झंकार 1929 ईस्वी। तो दोस्तों ये मुख्य इनकी मौलिक 40 काव्य रचनाएं हैं। उनमें से कुछ मुख्य 25 रचनाओं पर हमने डिस्कस किया है दोस्तों। अब विषय वस्तु की दृष्टि से गुप्त जी की इन रचनाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को अलग अलग श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देखें, भगवान श्री राम को आधार में लेकर इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में
राम संबंधी इनके काव्यों में साकेत महाकाव्य, पंचवटी और प्रदक्षिणा, ये भगवान श्री राम को आधार में लेकर लिखी गई इनकी रचनाएं थी दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण को आधार में लेकर कृष्ण संबंधी रचनाओं में द्वापर इनकी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रचना थी। वैष्णव भक्ति संबंधी रचनाओं में विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु से संबंधित इनकी ये रचना थी दोस्तों। बौद्ध मत संबंधी काव्यों में यशोधरा और अनघ इनके बौद्ध मत से संबंधित रचनाएं थी दोस्तों। सिख धर्म से संबंधित काव्यों में गुरुकुल, इस्लाम धर्म से संबंधित काव्य में काबा और करबला, महात्मा गांधी से संबंधित इनकी रचना अंजलि और अर्घ्य, ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित काव्यों में रंग में भंग, सिद्धिराज, पत्रावली, विकट भट्ट आदि इनकी ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित काव्य रचनाएं थी। काल्पनिक एवं विचारात्मक विषय वस्तु से संबंधित काव्य रचनाओं में भारत भारती, बैतालिक, हिंदू और अर्जित आदि इनकी ये रचनाएं मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों विषय वस्तु की दृष्टि से इनकी रचनाओं को इस प्रकार हम अलग अलग पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। इनकी कुछ मुख्य तथ्य देखिए। गुप्त जी रचित खंड काव्यों की संख्या 19 मानी गई है दोस्तों। इनके द्वारा जो खंड काव्य लिखे गए वो 19 थे तथा महाकाव्य 2 रचे गए हैं तथा महाकाव्यों में 2 इनके महाकाव्य हैं। पंचवटी रचना में लक्ष्मण के चरित्र का उत्कर्ष वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जो कि वन में जाते हैं दोस्तों, पंचवटी नामक काव्य में इन्होंने लक्ष्मण के चरित्र का उत्कर्ष वर्णित किया है कि लक्ष्मण कितने बड़े त्यागी और महात्मा थे दोस्तों। यशोधरा रचना गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर मानी जाती है, जो कि नारी जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण कुछ लोग इसे साकेत महाकाव्य से भी बढ़कर मानते हैं। यह नारी सम्मान की रचना है दोस्तों। जब सिद्धार्थ अपने पिता शुद्धोधन के राज्य को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर और ज्ञान प्राप्ति के लिए चले जाते हैं, तो यशोधरा उनके विषय में सोचकर कैसे पश्चाताप करती, दुख मनाती है और कैसे उन्हें उलाहना देती है आदि इनके इस यशोधरा महाकाव्य में वर्णित है दोस्तों। जब इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित उर्मिला विषयक उपेक्षित नारियों में उर्मिला विषयक उदासीनता आदि लेख पढ़े, तो उन्हें पढ़ने के बाद इनके मन में जो उपेक्षित नारियां थी उनको लेकर लिखने का विषय जागृत हुआ और इन्होंने साकेत महाकाव्य में उर्मिला से संबंधित, यशोधरा महाकाव्य में यशोधरा से संबंधित, विष्णु प्रिया काव्य में विष्णु प्रिया से संबंधित, खंड काव्य में विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी से संबंधित रचनाएं लिखी दोस्तों। रंग में भंग रचना में चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती आन का वर्णन किया गया है कि हमारे चित्तौड़गढ़ और बूंदी के राजघरानों से या राजघरानों के जो नारियां थी, स्त्रियां थी, वो कैसे अपनी आन बान और मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती थी। मंगल घट इनका कविता संग्रह जिसमें केशव की कथा, स्वर्ग सहोदर इत्यादि बहुत ही फुटकर रचनाओं का संग्रह किया गया है दोस्तों। मेघनाद वध इनकी अतुकांत रचना है जिसमें तुक के साथ अंत नहीं हुआ है। मेघनाथ वध जो रावण के पुत्र मेघनाथ की वध को लेकर लिखी गई रचना है दोस्तों। विकट भट्ट रचना में जोधपुर के एक सरदार की 3 पीढ़ियों द्वारा वचन निभाने का वर्णन किया गया है कि जोधपुर के एक सरदार की 3 पीढ़ियां कैसे अपने महाराज के सामने किए हुए वचन की रक्षा के लिए किस प्रकार उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं।
अर्जन और विसर्जन रचना में मुस्लिम संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की गई है। इनकी अर्जन और विसर्जन नामक रचना है दोस्तों, वो मुस्लिम संप्रदाय की झांकी प्रस्तुत करती है। विष्णु प्रिया रचना में चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। विष्णु प्रिया नामक इनका जो खंड काव्य है उसमें इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया है। जयद्रथ वध रचना में राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले युवक का वर्णन किया गया है कि यहां जयद्रथ वध में इन्होंने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले एक युवक का वर्णन किया है। इसका आधार महाभारत है। महाभारत का एक पात्र जयद्रथ इसका आधार है, बाकी इनके लिखने का एक कौशल है कि इन्होंने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले एक युवक का वर्णन किया है। अब ये तो था इनकी रचनाओं के विषय में। दोस्तों इनकी सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना जो मानी जाती है वो है इनका महाकाव्य साकेत, जो तुलसीदास विरचित रामचरितमानस के बाद हिंदी भाषा में लिखा गया ये दूसरा महाकाव्य माना जाता है दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि रामायण वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखी दोस्तों, इसी क्रम में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी, लेकिन हिंदी खड़ी बोली में रचित जो राम काव्य है वो दोस्तों साकेत महाकाव्य, जो इनका 12 सर्गों में रचित एक महाकाव्य। तो आइए इसके विषय में हम देखते हैं। साकेत महाकाव्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में इसका रचना काल 1931 ईस्वी है। इसमें कुल 12 सर्ग है। काव्य श्रेणी ये महाकाव्य की श्रेणी में प्रबंध काव्य में आता है दोस्तों। इसके प्रेरणा स्रोत लेख है रविंद्रनाथ द्वारा लिखित लेख और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित लेख नारी विषयक उदासीनता को लेकर। यह तुलसी के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा राम काव्य माना जाता है। तुलसी द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, उसके बाद ये राम काव्य का दूसरा बड़ा काव्य है दोस्तों। इस रचना में आर्य समाज का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनके ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापित आर्य समाज का प्रभाव था ये यहाँ दिखा जाता है दोस्तों। सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सर्ग नवा सर्ग है। इस महाकाव्य का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सर्ग नवा सर्ग है। यह सर्ग लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित है और इसी क्रम में 10वें सर्ग में भी उर्मिला के विरह वियोग वर्णन को ही लिया गया है दोस्तों। रचना में लगा कुल समय जो साकेत महाकाव्य उसकी रचना में लगभग 15 वर्ष लगे। तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस को 2 वर्ष 7 माह और 29 दिन में लिखा ऐसा माना जाता है, लेकिन यहाँ इसमें लगभग 15 वर्ष का समय लगा दोस्तों। इसका प्रारंभ 1916 ईस्वी में हो गया था, जबकि इसका प्रकाशन का कार्य 1931 ईस्वी में जाकर हुआ। ये दद्दा के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। माइकेल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद इन्होंने मधुप उपनाम से किया था। ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए जा चुके हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में हरिगीत का छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। 28 मात्राओं का जो छंद है हरिगीत का, ये सममात्रिक छंद है दोस्तों, इसका इन्होंने अपनी रचनाओं में अधिक प्रयोग किया है, जिसमें 16-12 पर यति होती है। इसी क्रम में ये इनके द्वारा पहले वैश्योपकारक नामक पत्र में अपनी रचनाओं को छपाने का कार्य करते थे, लेकिन सरस्वती पत्रिका में रचनाओं को छपवाने का इन्हें बड़ा मोह था। इस कारण बाद की रचनाएं इन्होंने सरस्वती पत्रिका में छपवाई। इनके द्वारा सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए भेजी गई प्रथम रचना थी हेमंत, जिसका इन्होंने 1905 ईस्वी में सरस्वती में छपी हेमंत, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, ये खड़ी बोली की रचना थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा उसमें काट छांट करके सुधार करके इनके नाम से ही उसका प्रकाशन किया गया। इनकी पहली और महत्वपूर्ण काव्य रचना भारत भारती, इनकी पहली महत्वपूर्ण काव्य रचना,
इनके द्वारा कई सारी रचनाएं लिखी गई, लेकिन पहली महत्वपूर्ण काव्य रचना भारत भारती जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस रचना के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा और इसी रचना की वजह से इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी दोस्तों। तो दोस्तों ये संक्षिप्त परिचय हमने